A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने आप लोगों को टेस्ट की टाइमिंग भी बता दी थी। और इसके अलावा मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज के दिन आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करके लाइव चैट में बताने हैं। और जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा जिससे आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बता देता हूं टेस्ट के। तो सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करके लाइव चैट में बताने हैं। अगर आप लाइव चैट में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे तो मैं आपका आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा और आपका टेस्ट देने से यहां फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो लाइव चैट में आपको कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार करते हैं। तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर एक बार से ज्यादा करेंगे तो मैं आपका आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा और आपका आंसर गलत ही माना जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको यहां पे मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर कर लेना है। जितने स्टूडेंट्स मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर करेंगे उनका आंसर भी यहाँ पे गलत ही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर कर लेना है। और चौथी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको अपना ऑप्शन चेंज नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वो कुछ और आंसर बताते हैं फिर अपना ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं। जब मैं आंसर बताता हूं तो अपना ऑप्शन चेंज कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक खास बात मैं आपको ये बता दूं कि आज के टेस्ट में निगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग भी है आज के इस टेस्ट में। तो मैं आपको निगेटिव मार्किंग का पैटर्न समझा देता हूं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा, आपने करेक्ट बताया तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। कितने? 1 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा और आप लोगों ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जो आपने गलत किया उसका 1 नंबर पहले कटेगा, ठीक है, 1 नंबर उसका कटेगा। और फिर जो 1 नंबर आपको पहले मिला हुआ था उसमें से भी आपका यहाँ पे नंबर कट हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 0.50 मार्क्स आपके यहाँ पे कट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का पैटर्न समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, आपको 1 नंबर मिला, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो जो 1 नंबर आपको मिला हुआ था उसमें से आपका यहाँ पे पहले ये 0.50 मार्क्स ये कट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आपने ऑलरेडी गलत कर दिया तो वहां से 1 नंबर तो वो तो आपका कटा ही कटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग मैंने क्यों ऐड की, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसीलिए अब से आप लोगों के जितने टेस्ट होंगे सब टेस्ट में आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। इससे यह फायदा होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस यहां पे हो जाएगी। आप लोगों को यह लगना चाहिए कि आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां पे निगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं और आपका समय शुरू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। 20 सेकंड का समय मैंने आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको इससे पहले वाले टेस्ट में कराया हुआ था। वहां पे मैंने आप लोगों से पूछा था और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया था। तभी आज के टेस्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ रहा हूं, ठीक है। आधा टाइम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, 10 सेकंड और है। इसी
10 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर यहाँ पे करना है। सोच समझ के कीजिएगा, एक ही बार आंसर करना है, ऑप्शन चेंज कर नहीं सकते और प्लस निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो अब आप लोग अपना आंसर करना बंद कर दीजिए, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब यहां पे जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं उनका आंसर मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया है। तो अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स फिलअप है ना, इनको ऐड कर लीजिए बस। तो देखिए ये 2 और ये 2, 2 और 2 4, फिर 6 4 10, 2 12, 6 18, 3 21, 2 23, यानी ऐड करने पर हमें क्या मिला 23। तो यही जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर हमें क्या मिल गया 23 मिल गया। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है ये किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व का है, परमाणु क्रमांक 23 वाले। और परमाणु क्रमांक 23 होता किसका है, परमाणु क्रमांक 23 होता है वैनेडियम का, वैनेडियम का होता है। फिर हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित, नीचे पूछा गया है ना, यहाँ पे बाएं ना दाएं ना ऊपर, नीचे पूछा गया है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वैनेडियम के ठीक नीचे कौन सा एलिमेंट आता है। तो ये आता है नायोबियम। क्या आता है, नायोबियम आता है। आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा। और नायोबियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 41 होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया था कि आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो देखिए वैनेडियम के ठीक नीचे नायोबियम है और नायोबियम का एटॉमिक नंबर 41 होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। इस बार आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है तो क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है, इससे पहले वाले टेस्ट में, तभी मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देती है जबकि गीली बालू द्युतिहीन यानी चमकहीन दिखाई देती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। 15 सेकंड का मैंने आपको समय दिया और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसी समय के अंदर आपको अपना आंसर करना है। और जब मैं आंसर बता दूंगा उसके बाद यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को आंसर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ध्यान रखिएगा। तो 15 सेकंड का समय यहाँ पे पूरा हो जाता है। मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका रीजन क्या होता है, तो इसका कारण परावर्तन है। क्या है, इसका कारण परावर्तन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में आपको कहीं परावर्तन लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे लिखा है इसका कारण अपवर्तन है, नहीं होगा। इसका कारण प्रकीर्णन है, नहीं होगा। या एक प्रकाशीय भ्रम है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण जो है वो परावर्तन है। तो परावर्तन तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा, तभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। तो रीजन यह है कि सूखी बालू पर पड़ने वाली किरणें परावर्तित होती हैं, जिससे सूखी बालू चमकीली दिखाई देती है, जबकि गीली बालू प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए गीली बालू द्युतिहीन दिखाई देती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है, और परावर्तन तो ऑप्शन में था नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो प्रति मिनट
54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा। तरंग का वेग आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट और 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। और जब मैं आंसर बता दूंगा तो उसके बाद आपको अपना आंसर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, निगेटिव मार्किंग आज के टेस्ट में आप लोगों की होगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 नंबर का आपका टेस्ट यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। पहले ही मैंने आपको बता दिया, एक सही आंसर पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप गलत करते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपकी है 0.50 मार्क्स की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सोच समझ के आपको अपना आंसर करना है, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग होती, इसीलिए निगेटिव मार्किंग मैंने आज के टेस्ट में इंक्लूड की है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर ऐसे आप टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं इस टाइप से आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे समय आपका कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट और 20 सेकंड का समय यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब आपको अपना आंसर नहीं करना है। अभी तक जितने लोगों ने आंसर किया, ठीक है। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, फिर इसके बाद आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कौन सा आंसर यहां पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फिर आएगा क्या, चलिए ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। कितनी? 54 तरंगे नोट करता है, यानी तरंगों की संख्या कितनी है? जो तरंगों की संख्या है वो 54 है। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, तरंगों की संख्या। तरंगों की संख्या कितनी है? 54। ये मैंने यहां पे लिख दिया। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। मैंने सिर्फ यहां पे ऑप्शन में चेंज किया है, बस क्वेश्चन सेम यही है। आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। 3 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही कराया है। तो तरंगों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 54 है। 54 तरंगे नोट करता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा, यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो, यानी प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी दी है? प्रत्येक तरंग की जो तरंग दैर्घ्य यहां पे हमें दी है, मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, बस ये तरंग दैर्घ्य जो हमें दी है वो कितनी है? 10 मीटर यहां पे दी गई है, 10 मीटर। ये मैंने यहां पे लिख दी। देखिए तरंगों की संख्या 54 है और प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य जो दी है वो 10 मीटर यहां पे दी हुई है। अब हम क्या करेंगे? कुल तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। क्या करेंगे? कुल तरंग दैर्घ्य हम यहां पे निकाल लेंगे। जब कुल तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए जो तरंगों की संख्या है 54 ये, और प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर, ये देख, तो 54 इंटू 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा 540 मीटर। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में समय कितना दिया है। एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो प्रति मिनट, यानी समय टी की वैल्यू हमें कितनी दी है? समय हमें यहां पे दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का समय, यानी 1 मिनट को जब हम चेंज करेंगे सेकंड में तो 60 सेकंड का समय हमें यहां पे दिया हुआ है। कितना? 60 सेकंड का समय दिया है। और हमें यहां पे वेग निकालना है, v की वैल्यू को। तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू आपका यहां पे हो जाएगा लैम्डा, और अपॉन में हम यहां पे t कर देंगे, जो आपका समय यहां पे दिया, लैम्डा अपॉन t कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू, कुल तरंग दैर्घ्य कितनी है? 540। कुल तरंग दैर्घ्य यहां पे देखिए हमने निकाली थी ना, 540 मीटर में आई हुई थी, मीटर में ना, तो 540 और अपॉन में समय t, 1 मिनट दिया हुआ था, सेकंड में चेंज किया 60 सेकंड, तो ये हो गया। ये 0 से ये 0, ये 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। तो वेग v की वैल्यू कितनी निकली? 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 9 मीटर पर सेकेंड दिया कहां पे है? ये तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। 9 मीटर पर सेकेंड हमारा आया हुआ था,
जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन डी ही तो करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी 3 बार सॉल्व कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तभी मैंने यहाँ पे पूछा। और 2020 के पेपर में आया हुआ है, चेक कर लीजिएगा, सिर्फ ऑप्शन मैंने चेंज किया और क्वेश्चन आपका सेम वही है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ यानी एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 सेकेंड का टाइम मैंने आपको यहाँ पे दिया है। 15 सेकेंड के अंदर आपको करना है और समय आपका शुरू हो चुका है। 15 सेकेंड के अंदर आपको अपना आंसर बताना है। और ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं, थ्योरी पार्ट पढ़ाया हुआ है, तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ यानी एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस है। ऑप्शंस आपने देख लिए, टाइम आपका होता है कंप्लीट। यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, FeSO4.7H2O, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट, या फिर आप हरा कसीस भी बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है, द्रव्य वाला चैप्टर चेक कीजिएगा। वहां पे आपको उत्फुल्ल पदार्थ वाला पूरा टॉपिक मिलेगा, जो कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ाया है। और वहां पे जाके एग्जाम्पल्स में चेक कीजिएगा, उत्फुल्ल पदार्थ के उदाहरण चेक कीजिएगा, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा FeSO4.7H2O। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ऑप्शंस में चेंज किए और आपसे मैंने यहाँ पे पूछा, थ्योरी पार्ट के बीच में से मैंने पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है और इससे आपके बारे में मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे से थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 15 सेकेंड का समय आप लोगों का शुरू हो जाता है। 15 सेकेंड के अंदर आपको अपना आंसर करना है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपने देख लिए, 15 सेकेंड का समय दिया है और आधे से ज्यादा समय आपका यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है। और ये भी मैंने थ्योरी पार्ट के बीच में से ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो भी यही काम करता है। क्या करता है, बुक लेता है एक और फिर उसके बाद चैप्टर के थ्योरी पार्ट को अच्छे से रीड करता है, फिर वहां पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाता है और पेपर में सेट कर देता है। तो ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और ये सब कराया हुआ है। ये आप नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है। आप चेक कर लीजिएगा, चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अपवर्तन वाला, वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है। तो समय कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको आंसर करेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। आपको स्टूडेंट अपना आंसर नहीं करेगा, मेरे आंसर बताने के बाद आपको आंसर नहीं करना है। तो देखिए क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है, तो जो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती। वेग और तरंग दैर्घ्य ये बदल जाते हैं। क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ, थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा अपवर्तन वाला, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका दिया था या फिर तीनों नहीं बदलते, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेग और तरंग दैर्घ्य ये बदल जाते हैं, सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, करीब इस टाइप का आज यहाँ पे ये 8वां या 9वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है, यानी सेम पीरियड में यहाँ पे प्रेजेंट है, उपस्थित है, ये आपको बताना है।
4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। अगर आंसर नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग मैंने आपको पहले ही बता दी है और आगे अब आप लोगों के जितने टेस्ट होंगे सब में मैं निगेटिव मार्किंग ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसा होता है। आपको यहाँ पे ये फील होना चाहिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसी टाइप से आपका टेस्ट हो रहा है, तभी आप अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर पाएंगे और आप अच्छे से टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 सेकंड का समय आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। Ni से मतलब निकिल होता है और निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28 ये होता है। फिर इसके बाद Ge से मतलब हमारा क्या होता है? जर्मेनियम होता है। ध्यान रखिएगा जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है। आप आज ही जाइएगा, पेरियोडिक टेबल उठाइएगा, चेक कीजिएगा, यहाँ पे निकिल और जर्मेनियम आपको एक ही आवर्त में मिलेंगे। पेरियोडिक टेबल उठा के चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटॉमिक नंबर अच्छे से लर्न कर लीजिए एलिमेंट्स के और एक बार पेरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए पेरियोडिक टेबल के बारे में सभी बातें। अगर वहां से क्वेश्चन बने तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो निकिल है एटॉमिक नंबर 28 इसका और जर्मेनियम का 32 चेक कर लीजिएगा, आपको एक ही आवर्त में देखने को मिलेंगे। पेरियोडिक टेबल उठा के चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस दिए हैं वो आपका करेक्ट नहीं होगा, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है ये आपको यहाँ पे बताना है। एक तरफ यहाँ पे धातु के अयस्क लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और एक ऑप्शन आपका ये भी दिया है कि सभी मिलान सही हैं। 15 सेकंड का समय मैंने आपको दिया, इसी के अंदर आपको अपना आंसर करना है। और मैंने आपको सभी धातु उनके अयस्क के बारे में बताया है प्लस फॉर्मूले भी बताए हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया था गलत मिलान वाला, वो भी फॉर्मूले से रिलेटेड ही था। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस पैटर्न के, वही मैं आपको करवाता हूं, वही आपसे टेस्ट में पूछता हूं। तो समय आपका हो जाता है कंप्लीट। तो मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी यानी मैलेकाइट। ये वाला जो मिलान है ये यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे गलत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuOH का होल ट्वाइस ये होता है, फिर इसके बाद डॉट CuCO3 होता है। जबकि ऑप्शन में आपका Cu के बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? Cu के बाद यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 2 लिखा है, बल्कि 2 नहीं होता है। तो इसीलिए ये मिलान गलत हो जाएगा। और मैलेकाइट का राइट फॉर्मूला CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 होता है। ये 2 नहीं आता है यहाँ पे। देखिए जो ऑप्शन में आपका है यहाँ पे Cu2 फिर CO3 लिखा हुआ है, Cu2CO3, तो 2 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यही मिलान आपका क्या हो जाएगा? गलत, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, थोड़े से चेंजेस ऑप्शन में किए जाते हैं और आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से आर्द्रताग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्द्रताग्राही पदार्थ है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी निम्न में से आर्द्रताग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, यानी आर्द्रताग्राही मतलब आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, ये आपको बताना है। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, द्रव्य वाला चैप्टर है, वहीं पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। बस वहां पे क्वेश्चन में ये डिफरेंस था, वहां पे पूछा गया था कि निम्न में से आर्द्रताग्राही पदार्थ
नहीं है, नहीं करके पूछा हुआ था। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत पहले ही मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, 15 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, इसी के अंदर आपको अपना आंसर करना है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमारी बुक का है ही नहीं, लेकिन है आपकी बुक का ही, ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। समय कंप्लीट होता है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों, यानी H2SO4 और CaO, ये दोनों आर्द्रताग्राही पदार्थ होते हैं। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे आप क्विक लाइम भी बोल सकते हैं, या फिर बिना बुझा चूना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, इतनी चीजें इसे बोली जाती, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आर्द्रताग्राही पदार्थ है, यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपकी बुक में ये CaO वाला, ये वाला तो उदाहरण दिया है, लेकिन H2SO4 वाला नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो H2SO4 है ये भी आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन में चेंजेस करता हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, वहाँ पे चेंजेस करता हूँ, तभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑप्शन भी चेंज करता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के आंसर अपना कीजिएगा। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, ऑप्शंस आपको दिख ही रहे होंगे, ऑप्शन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, आपको बस अपना आंसर करना है 15 सेकंड के अंदर। देखिए ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट के बीच में से बनते हैं और आपसे पूछे जाएंगे, ये तो कंफर्म है। एक ना एक क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस टाइप के, जो आपकी बुक के नहीं होते। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो ऑनलाइन आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो ये भी चांसेस बनते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अपनी बुक के बाहर देखने को मिले। तो इसीलिए हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट ईयर मैंने यही किया था, 2020 की जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, जितने मैंने बाहर के क्वेश्चन अलग से करवाए हुए थे वो एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टाइम होता है कंप्लीट, मैं आपको बताता हूं करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा था कि निम्न में से किस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे होगा तारों का टिमटिमाना। जो तारों का टिमटिमाना है, ये जो घटना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह घटना अपवर्तन पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, किस पर, अपवर्तन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। जब अपवर्तन पर आधारित है तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन ए क्या दिया है, कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आपके फिजिक्स के सिलेबस में अपवर्तन वाला, ठीक है, अपवर्तन वाला एक चैप्टर है, वहां पे जाइएगा और एग्जाम्पल्स चेक कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स चेक कीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और अपवर्तन के, सभी एग्जाम्पल्स चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, वहीं से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा तारों का टिमटिमाना, क्योंकि ये अपवर्तन पर आधारित है और पूछा यही गया था कि निम्न में से किस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से नहीं है, तो बी वाला। और कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ये क्या होगा, ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। और बी व सी दोनों, ये तो हो ही नहीं सकता है, बी व सी दोनों, क्योंकि हीरे का चमकना ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है और बी वाला ये अपवर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन से जोड़े का एक तत्व पी ब्लॉक का तथा दूसरा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है। देखिए क्वेश्चन में मैंने चेंज किया हुआ है, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, 20 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे लगता है वो बुक लेके बैठते हैं,
जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आंसर बताता हूं, तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आने लगता है कि इसका ये नहीं, ये आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बुक के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मेरे क्वेश्चन को वो ध्यान से पढ़ते नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं। अगर हाँ लिखा होता है तो नहीं हो जाता है, मैं नहीं कर देता हूं, वहां पे क्वेश्चन में चेंज करता हूं, तभी क्वेश्चन पूछता हूं। और स्टूडेंट्स बुक लेके बैठते हैं तो उनको लगता है कि वो बुक का क्वेश्चन है, हाँ नहीं में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर वो कमेंट करने लगते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए, अच्छे से चेक कर लिया कीजिए, फिर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन और पोटेशियम। ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन से जोड़े का एक तत्व पी ब्लॉक का, तो देखिए पी ब्लॉक का ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये पी ब्लॉक का। फिर उसके बाद जो पूछा गया तथा दूसरा तत्व एस ब्लॉक का, तो जो पोटेशियम के है ये एस ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट, और ये पी ब्लॉक का सिलिकॉन। कैसे होता चलिए मैं आपको समझा देता हूं, ये भी समझा देता हूं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दूं, 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद 3s2 और फिर लास्ट में आपको मिलेगा 3p2। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 2 12 और 2 14 आपको मिल जाएगा ना, 14 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो सिलिकॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किस सबशेल में यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3p2 यानी p सबशेल में एंटर कर रहा है ना, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा ना, तो ये p ब्लॉक का हो गया, ये आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं पोटेशियम में, पोटेशियम के, इसको देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पोटेशियम का होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर लास्ट में आपका आएगा 4s1। तो देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो 4s1 किस सबशेल में यहाँ पे आ रहा है, s में आ रहा है ना, 4s1, तो ये जो पोटेशियम है ये s ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है, आपको क्रम पता है कैसे क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, आप बाउ का रूल आपने पढ़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कई रूल्स होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यही रूल्स नहीं है कि आप डिसाइड कर लेंगे तो ये आपका पी ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कई रूल्स होते हैं, हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें यही रूल आपका लगेगा, तो इस रूल से मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे सिलिकॉन और पोटेशियम होगा। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से जोड़े का एक तत्व पी ब्लॉक का तथा दूसरा तत्व एस ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक का ये था सिलिकॉन और एस ब्लॉक का ये था पोटेशियम। आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस में आपको चेक करके बता दूं, देखिए जो स्कैंडियम है, Sc से मतलब स्कैंडियम और Mn से मतलब हमारा क्या होता है, मैंगनीज, ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। किस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर इसके बाद Na और Ba आपका लिखा है, तो देखिए Na से मतलब होता है सोडियम और Ba से मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो Ba से मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे बेरियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेरियम। तो ये जो Na यानी सोडियम और बेरियम यहाँ पे जो है ये आपके किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो ये आपके S ब्लॉक के होते हैं। तो ये तो दोनों S ब्लॉक के हो गए, यहाँ पे एक P और एक S पूछा हुआ है ना, तो दोनों S ब्लॉक के हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर इसके बाद ऑप्शन डी आपका दिया है Be और Ca, तो Be से मतलब क्या होता है, बेरिलियम होता है, और Ca से कैल्शियम होता है, तो बेरिलियम और कैल्शियम ये दोनों S ब्लॉक के होते हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक P और एक S का होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो सिलिकॉन और पोटेशियम, क्योंकि सिलिकॉन ये आपका P और पोटेशियम ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो टोटल मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। और वैसे तो मैंने यहाँ पे देख ही लिया किसने क्या करेक्ट किया है, और प्लस यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी थी, ध्यान रखिएगा। तो जब मैं आपको आपका स्कोर बताऊंगा तो निगेटिव मार्किंग के साथ मैं बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो
कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तब भी बताइए, अगर बेकार है तब भी बताइए। बताना जरूर, आपको अपना स्कोर बताना जरूर है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आज के इस टेस्ट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।